वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। एक ही वीडियो में पूरा ही चैप्टर समझा दूंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक की क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है, तो इस सबक का खुलासा किस तरह से अपने लफ्ज़ों में लिखोगे वो भी लिखना बताऊँगी। फिर लास्ट में मैं आपको इस सबक के ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखना बताऊंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और सभी ग्रामर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके। सबक का नाम है फूल वालों की सैर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा यानी कि शुरुआत तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल अंदाज़ी करने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत यानी कि व्यापार की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तानियों में फूट डाली, उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया और फिर धीरे धीरे यहाँ के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। रेजिडेंट यानी कि उस टाइम पर पुलिस से रिलेटेड बड़ा ऑफिसर अंग्रेज़ ऑफिसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ ने शहज़ादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। बेचारा शहज़ादा कुछ भी ना कर सका। बादशाह, ये ज़माना 19वीं सदी की शुरुआत का था। उस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे यानी कि उस टाइम के राजा थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी उसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादो यानी कि हिंदी मंथ नेम का छठा महीना यानी कि जून, तो भादो की शुरू में महरौली की दरगाह और जोग माया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। इस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहांबाद यानी कि पुरानी दिल्ली तक ही महदूद थी, सीमित थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। बादशाह फूलों की सैर का ऐलान करता तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानेदार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते यानी कि हिस्सा डालकर पैसे इकट्ठा करते। महरौली इस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही महरौली जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थीं। लोग खाते पीते हंसते गाते महरौली की तरफ चलते जाते थे। कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई पालकी पर लदा हुआ। कहार हाँफते खापते भाग रहे हैं। कहार किसे कहते हैं? जो पालकियों को कंधों पर उठाकर चलते हैं उन लोगों को कहार कहते हैं। तो कहार हाँफते काँपते भाग रहे हैं। इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थीं। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिले दीद होती थी यानी कि देखने के लायक होती थी। फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था। महरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते। आम लोग बागों और खंडरों में डेरा लगाते थे। बारिश के मौसम में बागों में पेड़ों का लहलाना खूब लुत्फ देता था। कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं। महरौली का बाज़ार मेवों, मिठाइयों और खिलौनों से भरा पड़ा है। पूरियों, कचौरियों, कबाब, पराठे, बिरयानी, मुज़फ़्फ़र और मुतंजन की खुशबू से
گلی کوچے مہک رہے ہیں۔ بادشاہ شہزادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے، کشتیاں دیکھتے تھے، مرغے اور تیتر لڑاتے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے شمسی تالاب کے پاس سیر کرتے۔ مہینے کی 14ویں رات کو مغرب کے بعد پھولوں کا بڑا سا خوبصورت پنکھا جوگ مایا مندر کے لیے اڑتا تھا۔ راستے میں مشال، لالٹین، فانوس اور دیوار گری کی روشنی سے دن کا سما ہوتا تھا۔ پنکھے کے آگے آگے ڈھول تاشے والے رنگ برنگی وردیاں اور گول ٹوپیاں پہنے زور و شور سے ڈھول تاشے بجا بجا کر آسمان پر سر اٹھا لیتے تھے۔ پہلوانوں کے اکھاڑے زور کھاتے تھے، سکے کٹورے بجا بجا کر پانی پلاتے تھے۔ سکے یعنی کہ پانی پلانے والوں کو کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں پنکھا پھول والوں کا اول ہوتا تھا، یعنی کہ سب سے آخر میں پنکھا بہت بڑا ہوتا تھا اور باس کی کپچیوں پر رنگ برنگی پتیاں چڑھی ہوتی، آئینے لگے ہوتے۔ رنگ برنگ کے پھولوں کے بہار کے ساتھ پنکھا ایک لمبے باس پر لٹکا ہوتا تھا۔ پنکھے کا یہ جلوس شاہی دروازے کے سامنے پہنچتا۔ بادشاہ درباریوں میں بادشاہ بارادری سے نظارہ کرتے، بیگمات چلمنوں کے پیچھے سے یہ تماشا دیکھتی رہتی۔ بادشاہ سلامت باجے والوں، پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے۔ یہاں سے آدھی رات کے قریب جوگ مایا مندر میں ہندو مسلمان مل کر پنکھا چڑھاتے اور چاند کی روشنی میں تبرک پرساد لے کر واپس آتے۔ اگلے دن اسی دھوم دھام سے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر پنکھا چڑھانے کی رسم دہرائی جاتی۔ بادشاہ اور شہزادے دونوں پنکھے کے ساتھ ساتھ احترام سے چلتے تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں پھول والوں کی سیر کا میلہ اور زیادہ برونق ہو گیا تھا۔ 1857 میں عوام نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کچھ مہینے بعد یہ جنگ ناکام ہوئی اور دہلی برباد ہو گئی۔ جب مغلوں کی بادشاہت ہی مٹ گئی تو پھول والوں کی سیر کون کرتا؟ چنانچہ میلہ بند ہو گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ہندو مسلم بھائی چارے کے اس خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کرایا۔ شاہی زمانے میں یہ میلہ برسات میں لگتا تھا۔ آج کل یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں موسم گلابی ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ پھول والوں کی سیر میں پہلے جیسا جوش و خروش تو اب نہیں رہا ہے، لیکن حکومت نے ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ یعنی کہ بڑھاوا دینے کے لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس سبق کے الفاظ میں انہیں ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں، کیونکہ ایگزام میں عام بول چال کی بھاشا نہیں لکھو گے۔ جس سبق کے جو لفظ ہیں انہی لفظوں کا استعمال کرو گے تو آپ کو فل مارکس ملیں گے۔ اس سے آپ کی اردو بھی اسٹرانگ ہوگی اور اردو کی ورڈ پاور بھی بڑھے گی۔ تو سبھی الفاظ میں انہیں دھیان سے سنیں گے۔ تاجر کہتے ہیں بیاپاری یعنی کہ بزنس مین کو۔ قرض کا مطلب ہے وجہ، سبب یا کام۔ حکمراں کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو۔ بزرگ یعنی کہ اللہ کا نیک بندہ یا پھر بوڑھا شخص۔ چھپرکٹ کہتے ہیں پلنگ یا سجی ہوئی چارپائی کو۔ بھادو کہتے ہیں ہندی مہینے کا نام، ہندی سال کا چھٹا مہینہ۔ درگاہ کہتے ہیں کسی بزرگ کے مزار کو۔ پتی ڈالنا یعنی کہ چندہ جمع کرنا۔ قابل دید یعنی کہ دیکھنے کے لائق۔ حویلیاں کہتے ہیں بڑے مکان کو۔ کھنڈر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی عمارت کو۔ ڈیرے ڈالنا یعنی کہ کسی جگہ ٹھہرنا۔ میوہ کہتے ہیں سوکھے ہوئے پھلوں کو۔ متنجن کہتے ہیں گوشت اور چاولوں سے تیار کیے جانے والا میٹھا پلاؤ۔ مزعفر زعفران سے تیار کیا جانے والا زردہ۔ مشعلے یعنی کہ چراغ۔ تاشا ہوتا ہے کسی باجے کے نام کو تاشا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹائپ کا باجا۔ آسماں سر پر اٹھانا یعنی کہ بہت شور مچانا۔ سکے کہتے ہیں پانی پلانے والے کو۔ فانوس کہتے ہیں چراغ دان کو، یعنی کہ چراغ کو ہی کہتے ہیں۔ اب آپ سے ایگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے لفظوں میں لکھ کر بتاؤ، تو اس سبق کا خلاصہ ایگزام میں آپ کس طرح سے لکھو گے وہ پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک بڑا ملک ہے جہاں مختلف مذہبوں اور دھرموں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مذہبی تہوار ہیں۔
लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिसको सभी मजहबों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इनमें से फूल वालों की सैर बहुत अहम है। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा यानी कि शुरुआत तकरीबन 250 साल पहले बादशाह अकबर शाहजहां के ज़माने में हुई थी। वह ज़माना था जब अंग्रेज हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। एक दिन मुगल शहजादे मिर्जा जहांगीर ने एक अंग्रेज पर गोली चला दी। उस वक्त रेजिडेंट अंग्रेज ऑफिसर था जो बादशाह के कामों में दखल दे सकता था। उसने सजा के तौर पर शहजादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका। पर जब मिर्जा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तो खुशी से इस मौके पर एक मेला सा लग गया। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादो यानी कि हिंदी महीने का नाम है छठे महीने का, भादो के शुरू में महरौली की दरगाह में ये मेला लगने लगा। इस जमाने में सारा शहर अमीर गरीब सब तैयारी में लग जाते थे। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, पैसे इकट्ठे करते। अमीर महरौली जाने के लिए बैलगाड़ी, घोड़े और रथ वगैरह इस्तेमाल करते थे। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही जाते थे। सब लोग खाते पीते हंसते गाते महरौली की तरफ चलते जाते थे। 1857 में अवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी तो दिल्ली बर्बाद हो गई और मुगलों की बादशाहत खत्म हो गई। तो ये मेला भी खत्म हो गया। आज़ादी के बाद हरदिल अजीज वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू किया और आजकल ये मेला अक्टूबर महीने में शुरू होता है। तो इस तरह से एग्जाम में इस सबक का खुलासा लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं? जवाब में लिखोगे हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार ईद, दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस है। सवाल नंबर 2, फूल वालों की सैर की क्या खासियत है? जवाब, फूल वालों की सैर की ये खासियत है कि ये गैर मजहबी त्यौहार है, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़ी तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। सवाल 3, अंग्रेज हिंदुस्तान में क्यों आए? जवाब में लिखोगे अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत की गरज से आए थे। सवाल नंबर 4, पुराने ज़माने में कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थी? जवाब, पुराने ज़माने में रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल होती थी। सवाल नंबर 5, मेले के एहतमाम में बादशाह क्या करते थे? जवाब में लिखोगे बादशाह मेले की सैर का ऐलान करते तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता था। बादशाह शहजादे और शहजादियाँ कई दिन महरौली में रहते थे। बादशाह बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते थे। सवाल नंबर 6, जोगमाया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ वाकई है? जोगमाया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह महरौली, दिल्ली में वाकई है। सवाल 7, आखिरी मुगल बादशाह का नाम क्या था? आखिरी मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था। सवाल 8, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू कराई? जवाब में लिखोगे आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करवाई। सवाल नंबर 9, फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है? तो जवाब होगा ये मेला हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें मुगल दौर की याद ताज़ा कराता है और ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, निशानी है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबक देता है। अब इस सबक के फिलअप्स हैं, पढ़कर बता देती हूँ। फिलअप्स आपको दिख रहे होंगे, एक बार और डार्क कर देती हूँ ताकि ध्यान से दिख जाए। फूल वालों की सैर सभी मज़ाहिब के लोग मनाते हैं। दूसरा, अंग्रेज़ों ने शहजादे को कैद कर दिया। थर्ड, ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार महरौली में है। चौथा, घोड़े और पालकी पर बैठकर लोग महरौली जाते थे। पांचवा, फूल वालों की सैर बरसात के मौसम में होता था। छठा, फूल वालों की सैर
फूल वालों की सैर महीने की 14वीं रात को मनाया जाता था। छठा, फूल वालों की सैर पहले दिन फूलों का पंखा जोग माया के मंदिर चढ़ा दिया जाता था। आठवां, दूसरे दिन फूलों का पंखा ख्वाजा बख्तियार काकी रजी अल्लाह अन्हे की दरगाह पर चढ़ाया जाता था। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है जोशो खरोश। जुमला होगा सभी लोग अपने त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। दूसरा लफ्ज़ है दखल। जुमला अंग्रेज हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। तीसरा लफ्ज़ है कैद। अंग्रेजों ने शहजादी को कैद कर लिया। अगला लफ्ज़ है दारुल सल्तनत। दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल सल्तनत है। फ़रोग, मुगलों ने उर्दू ज़बान को फ़रोग दिया। एहतराम, हर शख्स को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। कौल, आज जहाँ देखो आदमियों के कौल ही कौल नज़र आते हैं। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद हिंदुओं के जरिए तकसीम किए गए खाने या मिठाई को कहते हैं। नेक्स्ट है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने हैं। तो पहले वाहिद से जमा बनाना है, जैसे कि इलाके, इसकी जमा होगी इलाके। गाड़ी की जमा गाड़ियाँ। पालकी की जमा पालकियाँ। हवेली की जमा हवेलियाँ। कढ़ाई की जमा कढ़ाइयाँ। इसी तरह से जमा को वाहिद में चेंज करना है, जैसे कि मज़ाहिब का वाहिद होगा मज़हब, अंग्रेज़ों का वाहिद होगा अंग्रेज़, पंखों का वाहिद होगा पंखा। नेक्स्ट है मुतज़ाद यानी कि अपोजिट, जैसे कि बादशाह का फ़कीर, कैद का आज़ाद, रौनक का बेरौनक, पसंद का नापसंद, बर्बाद का आबाद। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स